जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 की। कि फ़ेज़ 2 में क्या-क्या प्रोसेस होती है, इसका पूरा फुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको मैं जीडी के लिए बताने वाला हूं कि जीडी में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 100% सफलता की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपने जो मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन जो भी बताऊंगा वो सारा किया, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आपका पहले नंबर पर पीएफटी होता है। पीएफटी में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट 1 होता है, जिसमें आपका एसआरटी होता है और दूसरा होता है आपका जीडी। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पीएफटी की। पीएफटी में आपका क्या होता है कि पीएफटी में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपके अभी लास्ट जो इंटेक था उसमें कदमताल हुई थी, वैसे इसमें रनिंग होती है। रनिंग होती है आपकी 1.6 किलोमीटर, जो आपको कंप्लीट करनी होती है 6.5 मिनट में। लेकिन इस बार भी चांसेस कदम ताल के ही हैं, तो इसलिए आपको कदम ताल और रनिंग दोनों की तैयारी करनी है। साथ में आपको कदम ताल की तैयारी जारी रखनी है और रनिंग की भी तैयारी करनी है। कदम ताल में आपको बता दूं 100 से 150 की तैयारी रखनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको बोला तो ऐसे जाता है कि 50 कर, वैसे जो भी यूट्यूब पर बताते हैं वो 50 का ही बताते हैं कि एक पैर पे आपको 50 करनी है या दोनों पे 50 करनी है। लेकिन वहाँ पर वो काउंटिंग करते हैं 1 से 50 तक की। तो वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं करते, अपने हिसाब से करते हैं। तो वो 50 नंबर इतनी जितने वो काउंट करते हैं उतने में हमारी 100 से 150 कदम ताल आराम से हो जाती है। तो आपको 100 से ऊपर ही निकालनी है जब आप तैयारी करो तो। उसके बाद आपकी जो होती है 10 पुशअप होती है और 10 स्क्वाट्स होती है और 20 सिट नहीं 20 स्क्वाट्स होती है और 10 सिटअप होती है। ये आपका पीएफटी का रहता है। पीएफटी में जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाओगे, मतलब आप फिजिकल पूरा क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट 1 होगा, जिसको हम बोलते हैं एसआरटी। अभी जो लास्ट इनटेक था उसमें आपका डीएफटी नहीं हुआ था, उससे पहले वाले इनटेक में आपका डीएफटी हुआ था। और आपको पता है कि डीएफटी क्यों हुआ था? जो हैकिंग की न्यूज़ सामने आई थी उसके कारण एयरफोर्स वालों को डीएफटी लेना पड़ा। तो इस बार भी आपको पता है कि हैकिंग के मामले बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इस बार भी डीएफटी के 99.99% चांस है। तो आप थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखिएगा, अपने ग्रामर को थोड़ा रिवीजन वगैरह करते रहिएगा। और एसआरटी एकदम बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको जो भी दिमाग में आए वही उस पर करना होता है। एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। और डीएफटी के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको सारी अटैम्प्ट जितने आते हैं उतने अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन आपको उसमें पास मार्किंग आने चाहिए। अब थर्ड नंबर हम बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड टेस्ट 2 की, जीडी की। ये हमारा मोस्ट पार्ट रहता है फेज़ 2 का। ये दोनों तो हर कोई क्लियर कर लेता है, लगभग सभी बच्चे क्लियर कर लेते हैं। जिनका फिजिकल बढ़िया होता है वो पीएफटी क्लियर कर जाता है, और उसके बाद एसआरटी एप्टीट्यूड टेस्ट 1 आराम से क्लियर कर जाते हैं सारे बच्चे। लेकिन बात आती है एप्टीट्यूड टेस्ट 2 की, जीडी की। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा अफवाह में लोग फैला रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्योंकि उनको भी पता है। पहली बात, बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। हाँ, इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, लेकिन बीच में आप अगर कुछ हिंदी के वर्ड भी यूज़ करते हैं तो वो भी चलेगा, क्योंकि उनको एयरमैन चाहिए, ऑफिसर नहीं चाहिए। और ये बात वो भी जानते हैं कि 12th करके जो बच्चा आया है वो अंग्रेज़ नहीं है, हिंदी मीडियम से ही आया है। तो आपकी नॉर्मल हिंदी भी चलेगी। अब आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडी क्या है। तो इसमें मैं आपको इसकी परिभाषा नहीं बताऊंगा कि ऐसे ग्रुप होता है 15 बच्चे बैठते हैं, ये सारा कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जीडी एक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। जीडी एक एलिमिनेशन राउंड है, जिसमें जो भी आपके सामने ऑफिसर बैठते हैं, विंग कमांडर जो भी बैठते हैं, वो मान लो 15 का बैच है, तो वो ऐसे नहीं सोचते कि हमें कितने सेलेक्ट करने हैं। वो बस ये सोच के बैठता है कि मुझे 2 या 3 बच्चे इनमें से निकालने हैं। जितने भी वो निकालना चाहता है वो सोच के पहले बैठ जाता है कितने बच्चे निकालने हैं। अब जैसे ही आप इंट्रो वगैरह स्टार्ट करते हो, तो वो उन 15 में से उन बच्चों को देखते हैं, उन 2 और 3 बच्चों को ढूंढते हैं जिनको उनको निकालना होता है। तो आप ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा जिससे आपको बाहर निकलना पड़े। तो याद रखिएगा, जीडी एक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, उन 2 या 3 बच्चों को ढूंढा जाता है जिनको निकालना होता है, और वो बच्चे गलती करते हैं और उनका ध्यान गलती पर ही रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि उनकी बात आपको ध्यान से सुननी है। जो भी ऑफिसर्स बताएं वो बात आपको ध्यान से सुननी है। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट क्या है हमारा? अब जो भी जीडी के लिए बच्चा बैठता है, मतलब आपका फेज़ 1 अभी क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों को ये लगता है कि हमारा फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, उनको मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि उनको जीडी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
अब जितने भी बच्चे होते हैं जो फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये रहता है कि कितने टॉपिक करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कि कोई लिमिट होगी 100, 200, 150 इतने टॉपिक करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वहम उनको निकाल देना है। अगर आप वहाँ पर रट्टा मार के जाओगे तो बिल्कुल अटकोगे और अटकते ही वो आपको बाहर कर देंगे। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। टॉपिक चाहे आप 15-16 भी करो, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक भी टॉपिक नहीं करते और वो सिलेक्शन लेते हैं, और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 100-150 टॉपिक करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे रटने की कोई प्रक्रिया नहीं है। वो प्रक्रिया ऐसी है कि आपको पेज मिलेगा, उस पेज में से आपको लाइनें अपने मतलब अपने अनुसार बोलनी होती है, अपने अनुसार उनको बताना होता है कि मेरे ये चीज़ें इसमें से समझ में आई। कई कई जगह तो ऐसा भी होता है कि बच्चा अगर अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहा है तो उसको मौका दिया जाता है कि तू हिंदी में बोल दे, हम तेरे को सिलेक्शन देंगे। मेरे सामने ही हुआ था, जोधपुर में 2 बच्चों को बोला गया था कि आप हिंदी में बोल सकते हो। उनमें से एक बच्चे ने बोला और एक ने नहीं बोला, तो उसको निकाल दिया गया, और जिसने हिंदी में भी बता दिया उसका सिलेक्शन हो गया। तो याद रखना, टॉपिक वाली बात आप अपने मन से निकाल दीजिए कि 100-150 टॉपिक मेरे को करने हैं, ये बात बिल्कुल अफवाह है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंट्रो। इंट्रो अभी आपको करना है 20 से 30 सेकंड का तैयार। ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं करना है। बहुत से यूट्यूबर मैंने देखे हैं जो ये बताते हैं कि आपको 1 मिनट का याद कर लो, 1.5 मिनट का याद कर लो। इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो ये बोलते हैं कि आप 1 मिनट का कर लो, उससे आपको ये हो जाएगा, वहाँ पर कम बुलवाएंगे तो कम कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रो के लिए आपको 20 से 30 सेकंड मिलेंगे तो मिलेंगे, वरना ये भी नहीं मिलते हैं। एक बात और, यूट्यूबर्स आपको ये भी बताते हैं कि आपको इंट्रो में पेरेंट्स के नाम वगैरह ऑक्यूपेशन नहीं इंक्लूड करना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको पेरेंट्स के नेम और उनका ऑक्यूपेशन इंक्लूड करना है, जिससे आपका इंट्रो हो जाएगा लगभग 30 से 35-40 सेकंड का। उसके बाद क्या करते हैं कि आपने आपको दोनों तैयार करने हैं, एक तो शॉर्ट इंट्रो और एक फुल इंट्रो। फुल इंट्रो में क्या होता है कि आपको पेरेंट्स के नाम इंक्लूड करना है। जैसे आपने अपने फादर का नाम बता दिया और उनका ऑक्यूपेशन बता दिया, मदर का नाम बता दिया और उनका ऑक्यूपेशन बता दिया, तो 4 लाइनें आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड करनी है। अब जिस अनुसार आपका ऑफिसर आपसे इंट्रो सुनना चाहेगा, वो क्या करेगा, आपको बोल देगा कि आपको शॉर्ट इंट्रो बोलना है या फुल इंट्रो बोलना है। तो अगर आपको बोला जाए शॉर्ट इंट्रो, तो आपको अपने पेरेंट्स का नाम हटा देना है, और आपको बोले फुल इंट्रो, तो आपको पेरेंट्स का नाम भी इंक्लूड करना है और उनका ऑक्यूपेशन भी बताना है। और अगर आप बोलेंगे, कमेंट में बोलेंगे, तो मैं इंट्रो का एक वीडियो अलग से बना के दूंगा। वो इंट्रो अगर आप तैयार करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये बात आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही इंप्रेशन अपना दे दिया तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैंने वो ही इंट्रो बोला था और उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ऑफिसर ने बीच में ही रोक दिया और बोला कि तेरा सिलेक्शन है, तुझे आगे कोई भी लाइन नहीं बोलनी है। ठीक है। और उसके बाद जीडी में मैंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की 3-4 बार, तो तीनों चारों बार मुझे रोक दिया गया। इंट्रो इतना शानदार बनाओ कि आपका जो पहला इंप्रेशन है वो इंप्रेशन ऑफिसर्स पर छाप छोड़ दे, आपको निकालने की उसको ज़रूरत ना पड़े। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, वो ये है कि बच्चे इंट्रो में अपने हॉबी लिखते हैं और उसके बाद वहाँ पे पीआई की फॉर्म भी भरना होता है। तो पीआई की फॉर्म में क्या करते हैं कि हॉबी कुछ अलग लिख देते हैं और पीआई की फॉर्म में हॉबी अलग लिख देते हैं। मतलब इंट्रो में हॉबी अलग बोलते हैं, पीआई की फॉर्म में अलग लिख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो हॉबी आप अपने इंट्रो में याद करें वही आपको पीआई की फॉर्म में भरनी होती है। बस इतना ही था हमारा आज का। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा का सारा बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।